हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। आज की इस क्लास में हम स्टेट क्वेश्चन पेपर 2019 का जो है लेवल 1 यानी पीआरटी के लिए जो क्वेश्चन पेपर 2019 का ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर था, ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर था, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके जो साइकोलॉजी के यानी सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन हैं, आज हम केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे और साइकोलॉजी के जो कंप्लीट 30 क्वेश्चन हैं उनका अच्छे से डिस्कशन हम लोग करेंगे और उनके जो सही आंसर क्या हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो उसके 30 क्वेश्चन है। 2019 का पीआरटी यानी लेवल 1 का जो आपका पेपर था उसके जो क्वेश्चन है वो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना अच्छे से। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझ लेते हो तो आंसर हमें चुनने में, जो सही उत्तर चुनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हम क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है यानी जो क्वेश्चन है उसको अगर समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार हमें क्या होता है क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता तब हमें आंसर को निकालने में दिक्कत आती है। तो क्वेश्चन को हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए। सही सार्थक तथ्य कौन सा है, तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी इन्वायरमेंट और जो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, जो हमारा वंशानुक्रम कह सकते हो, उसके एक तरह से मिश्रण या अंतःक्रिया का जो परिणाम होता है, उसी अनुसार जो विकास का जो संबंध है वो उसका सही दिशा में होता है। इसका डी ऑप्शन देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा इसने कन्फ्यूजन वाला दे रखा है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, लेकिन उसका उल्टा दे रखा है यहाँ पे। तो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिर से पैर की ओर, मस्त मोदमुखी सिद्धांत जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार होता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक होता अलग बड़ा किया गया है, प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद की भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से विरले ही पूरी होती है। विरले का मतलब बहुत ही कम, निराले, अलग या कम कह सकते हो, बहुत ही। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, यानी मनुष्य बाकी जो दुनिया है, मानव जाति, उससे थोड़ा उसको अलग रखकर बड़ा किया गया है, प्राय दीर्घकाल तक यानी बहुत लंबे समय तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है। यानी वो बच्चा बहुत लंबे समय तक भाषा को नहीं सीख पाता, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से विरले की पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है। पहला ऑप्शन है वातावरणीय, तीसरा है जैविकीय, चौथा है अंतःक्रियावादी और चौथा आ जाएगा इसका व्यवहारवादी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं भी। ये साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है, यानी उसका भाषा विकास है वो किस आधार पे हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिखाया गया उसको लंबे समय तक मनुष्य जाति से अलग रखा गया था, यानी उसको वातावरण ही नहीं मिला, उसको माहौल ही नहीं मिला भाषा सीखने का, इसीलिए उसको लंबे समय तक भाषा को समझने में कमी महसूस हुई थी। तो बिल्कुल सही उत्तर इसका आ जाएगा वातावरणीय, यानी जो इन्वायरमेंट इसको कह सकते हो, उसका प्रभाव उस पर बहुत पड़ा है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूहरचना यानी कौशल सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है। देखो, सृजनशील एक गुण होता है जो कुछ नया निर्माण करता है, नई सोच, नई सोचन शक्ति, चिंतन की एक प्रक्रिया, नया कुछ निर्माण करना, तो वो विकास में बाधा पहुंचाती है। तो कौन सी व्यूहरचना है। पहला है विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना, दूसरा है विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, तीसरा है शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना, चौथा है विद्यार्थियों को
अध्यय व्यवसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन करना। यानी कौन सी शिक्षण अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना, लर्निंग होता है। व्यू रचना कौशल यानी सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है। तो आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। यानी जब हम सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस रखा गया है, यानी विद्यार्थी को ध्यान में रख करके जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है तो वो रखी गई है। यानी लर्निंग तभी हो सकती है जब बच्चों को हम एक प्रकार से खुला छोड़ दें, उस पर बहुत अति नियंत्रण की बात यहाँ पे की गई है। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव शब्द हो गया, अति नियंत्रण, यानी बहुत ज़्यादा बच्चों को बाउंडेशन करना, बिल्कुल उसको बांध के रखना। इसका मतलब बच्चा क्लास में वहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है, कुछ सीख नहीं पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, बच्चे वहाँ पे क्वेश्चन पुट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो जिज्ञासा है वो वहाँ पे शांत नहीं हो पा रही है। यानी वहाँ पे एक प्रकार से डर का माहौल है, तानाशाही शासन वहाँ पे क्लास में है। तो इस तरह से बच्चे वो नहीं सीख पाते, कुछ भी नया निर्माण वो बच्चे नहीं कर पाते। तो अति नियंत्रण बच्चों को नहीं करना चाहिए अधिगम के दौरान। डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें जो स्ट्रिक्टनेस है वो नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, समय की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से, समय की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है। तो ये आपका जो अगला ऑप्शन वो है कि कथन से सही रूप से प्रकट होती है समय की जो प्रकृति है वो। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है, संवेग जीव की स्थायी व्यवस्था है, संवेगात्मक प्रकटीकरण के अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते, प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। यानी क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है चौथा, प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित होती है। यानी जितने भी इमोशन होते हैं उनके साथ एक भावना, एक विचार होता है। तो हर एक के लिए अलग इमोशन, जो हमारे जो मुख्य संवेग है वो आत्मसम्मान होता है। तो हर एक संवेग इमोशन के साथ एक अलग भावना जो उसमें रहती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां जो आपका क्वेश्चन है वो है, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिवृत्ति शैली अधिकतम प्रभावी है। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। पहला है अधिनायकवादी, दूसरा है लापरवाह, तीसरा है प्राधिकरण और चौथा हो जाएगा कृपल। ठीक है, तो कौन सी ज़्यादा प्रभावी है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है प्राधिकारिक, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बिल्कुल। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें सही नहीं बैठते। यानी बालकों की जो सामाजिक दक्षता कौशल है उनके विकास के लिए जो परवरिश शैली है वो प्राधिकारिक जो शैली है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहती है। तो ये इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक या निर्माणात्मक आंकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। तो ऑप्शन आपके 4 हैं। थोड़ी इसमें स्पीड बढ़ा देता हूँ क्योंकि 30 क्वेश्चन है तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ। पहला ऑप्शन है इसमें प्रश्नोत्तरी, दूसरा है मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण, तीसरा है समूह परिचर्चा और चौथा है वार्तालाप। तो संरचनात्मक या निर्माणात्मक कुछ निर्माण करना है बालक में, तो आंकलन के लिए इसका आंकलन करना है तो कौन सा उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। प्रश्नोत्तरी ये उपयुक्त नहीं है। मानदंड संदर्भन प्रशिक्षण, यानी एक तरह से मानदंड का मतलब कुछ अंकन निर्धारित करना, उसको एक अलग शैली में बांधना। समूह परिचर्चा और वार्तालाप, तो बी जो इसका उत्तर है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें, यानी उत्तर हो जाएगा बी। 7वां क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, चॉम्स्की से रिलेटेड है। चॉम्स्की के क्वेश्चन पिछले 4-5 स्टेट से काफ़ी आते हैं। तो ये एक चॉम्स्की काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है, थिंकर है, इसको हमें थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशानुगत के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन साधन, भाषा स्वीकार्य इच्छा, भाषा अर्जन क्षेत्र, यानी पक्ष है इसका एक। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भाषा अर्जन साधन।
8वां है समावेशन का तात्पर्य एक विशेष आवश्यकता वाले, समावेशन का तात्पर्य एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित यानी सामान्य कक्षा में शिक्षित करना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए थोड़ा सा। समावेशन यानी इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले यानी विशेष आवश्यकता वाले स्पेशल नीड जो चाइल्ड है वाले बालक को नियमित यानी सामान्य कक्षा में शिक्षित करना कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। इसका जो दूसरा है ऑप्शन अधिकांश समय के लिए, तीसरा है पूरे समय के लिए और चौथा है विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान सिर्फ। तो देखो विशेष आवश्यकता वाले को कक्ष में अगर हमें उसको शिक्षित करना है और बच्चे को विशेष स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है, नीड की आवश्यकता है बच्चे को, तो हमें पूरे समय के लिए बच्चे को टाइम देना पड़ेगा कक्ष में। तो पूरे समय के लिए इसका उत्तर आ जाएगा। तो हम उसको मतलब ना ही कम समय रख सकते ना अधिकांश का, मतलब उसको कहीं भी हम पीछे नहीं रख सकते इस प्रकार के बच्चों को। वो स्पेशल नीड स्पेशल चाइल्ड केयर है हमारे लिए। तो आई थिंक इसका सबसे बेटर जो आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, पूरे समय के लिए। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। देखो थोर्नडाइक के जो मुख्य नियम हैं और गौण नियम दो प्रकार के हैं, तो दोनों प्रकार के नियम हमें याद करने पड़े। इसके लिए थोर्नडाइक पे इसके जो है इसकी थ्योरी है उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वो लाइव क्लास रहेगी, तो वो भी आप देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। बस 1-2 दिन में इसके लिए जो लाइव क्लास है वो भी हम शुरू कर देंगे। स्टेट के हमने लगभग 3 से 4 वीडियो अभी हाल ही में डाले हैं और ये इसके लिए चौथा वीडियो रहेगा। तो अगला वीडियो भी आपके पास नेक्स्ट बस कल तक डाल दिया जाएगा। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें, आप किस तरह के डिमांड चाहते हो, किस तरह की तैयारी करना चाहते हो, किस तरह के आपको क्वेश्चन चाहिए। बहुत सारा मटेरियल है हमारे पास, तो आपको सभी प्रकार के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है और सभी विषयों के लगभग मिल जाएंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तत्परता का नियम, ये देखो थोर्नडाइक के जो मुख्य नियम है वो 3 नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का पहला नियम मुख्य नियम है इसका, तत्परता का नियम और प्रभाव 3 नियम ये इसका मुख्य नियम है, बाकी 5 जो है वो पूरक नियम है। तो इसमें चौथा एक ऑप्शन बच गया, बहु अनुक्रिया का नियम। ये गुण है, द्वितीय है, पूरक जो नियम है वो है अधिगम का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बहु अनुक्रिया का नियम। 10वां क्वेश्चन है अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। यह बाह्य है और शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से होती है। यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से दुष्क्रिया होती है। यह बाह्य है और सांवेगिक विक्षोभ यानी बाधा एक प्रकार से, और सांवेगिक बाधा से होती है। जब संवेग में इमोशन में रुकावट आती है, बाधा पैदा होती है, तब होती है। यह आंतरिक है और मानसिक मंदता से होती है, यानी मंद बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनमें पैदा होती है, आंतरिक रूप से होती है। अधिगम अयोग्यता यानी अधिगम को मतलब न सीख पाना, अधिगम की योग्य न हो पाना। अधिगम का मतलब लर्निंग से है, सीखने से है। तो सीखने में अयोग्यता यानी बच्चा सीख नहीं पाता, तो वो मतलब किस ओर हमें परिभाषित करता है। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से प्रभावित होता है। यानी जो हमारा मस्तिष्क है वो सही रूप में उसको डाइवर्ट नहीं कर पाता, उस चीज़ को कैच नहीं कर पाता, उसका लर्निंग प्रोसेस स्लो है। वो मतलब किस तरीके से उसमें कहीं ना कहीं उसके चाहे वो उसको इन्वायरमेंट ना मिला हो सही प्रकार से, कोई ना उसके रीज़न रहा है, वो आंतरिक है। और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो दुष्क्रिय है, यानी वो प्रभावशाली नहीं है, वो एक्टिव नहीं है किसी भी कारण से। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है। देखो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसके सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका गणितीय कौशल है, संगीत कौशल है, अंतर्व्यक्तिक कौशल है, व्यवहारिक कौशल है। तो इसमें ये कहता है बुद्धि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका दिया हुआ है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो गार्डनर है, इसके उत्तर है हार्वर्ड गार्डनर। तो गार्डनर मोस्टला नाम आता है, हार्वर्ड इसका साथ में लगा पूरा नाम है। तो कौन सा नहीं है, तो इसका व्यवहारिक जो कौशल है वो नहीं है, बाकी तीनों है इसमें। तो ये चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला जो 12वां क्वेश्चन है वो है वाइगोत्स्की के अनुसार यह कार्य यानी कृत्य का मतलब कार्य है,
तो वाइगोत्स्की के अनुसार यह कृत्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। यानी वाइगोत्स्की भी इंपॉर्टेंट नाम है, अभी बहुत क्वेश्चन आते हैं अभी करंट में इसके। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य है जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से, यानी अनुभव वाला व्यक्ति उसको बताने चाहे कोई काम तो वो कर सकता है, लेकिन वो खुद अपने एक्सपीरियंस से अपने आप उस काम को करने में थोड़ा सा नहीं कर पाता। तो इसके लिए कौन सी चीज़ सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं हमारे पास। पहला है निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग यानी पार्ट या ढांचा, आसन विकसित करना या क्षेत्र, अंत व्यक्तिनिष्ठता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसन विकास क्षेत्र। तो इसके लिए सही बिल्कुल सही उत्तर है। तो आसन विकास क्षेत्र है, यानी वो दूसरे के सहयोग से, दूसरे के अनुभव से, दूसरे की सहायता से वो काम थोड़ा सा आसानी से कर लेता है। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? पहला इसका ऑप्शन है आंकड़ों का एकत्रित करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, हाइपोथेसिस जिनको बोलते हैं, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। 13वां क्वेश्चन है, एक मुझे अब विचार आया अभी, देखो कई बार हमारे सामने एस्टेट में खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए साथियों के सामने कुछ एक समस्या आती है। कई बार हम उस शब्द को या उसको नहीं समझ पाते, या तो हम इंग्लिश देख लेते हैं। कई बार हमारी इंग्लिश की जो वोकेब है थोड़ी सी वीक होती है, तो हम उस शब्द को सही मायने में समझ नहीं पाते, क्योंकि साइकोलॉजी की भाषा, सीडीपी की भाषा थोड़ी सी अलग है। तो इसके लिए मैं शब्दावली की एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें हम मुख्य मुख्य जो शब्द हैं इनके, तो उस पर हम फोकस करेंगे भी शब्द का मतलब क्या है, तो जिससे हमें जो क्वेश्चन को स्टेटमेंट है वो समझने में दिक्कत ना हो। तो कोशिश रहेगी, देखते हैं। 13वां, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो इस 4 ऑप्शन दिए गए इसके, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो चौथा है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। 14वां क्वेश्चन है अधिगम है, यानी अधिगम क्या है? जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम है। अधिगम का मतलब सीधी भाषा में लर्निंग से है, सीखने से है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है, विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। तो अधिगम क्या है? अधिगम एक व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। तो अधिगम ये सब प्रकार से होता है, व्यवहार भी है, ज्ञान भी है, कौशल भी है, सब कुछ होता है। 15वां क्वेश्चन है अधिगम के सामाजिक निर्मितिवादी कंस्ट्रक्टिव उपागम की विशेषता है। अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, संज्ञान का मतलब उसकी नॉलेज, ज्ञान। अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। तो अधिगम के सामाजिक निर्मितिवाद, सामाजिक नाम यहाँ पे आया तो सामाजिक का मतलब सहयोग से लिया जाएगा, लेकिन सहयोग यहाँ पे समाज से, दूसरे व्यक्तियों के साथ। तो उपागम की विशेषता ये है कि अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, तो तभी ये सामाजिक निर्मितिवाद होगा। 16वां क्वेश्चन है कोहलबर्ग, आगे है कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण, अभ्यंतरीकरण, आंतरिक का मतलब आंतरिक रूप से अंदर से न कि बाह्य प्रदर्शित करता है, नहीं करता, और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित करते हैं। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत का मतलब बाद में, एक पूर्व हो गया जो पहले है, परंपरागत जो नेचुरल उस टाइम है, और पश्च का मतलब बाद में। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? तो इसका रहेगा पूर्व परंपरागत। कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर का जो नैतिक विकास है बच्चा में, वो नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता, पूर्व परंपरागत स्तर है वो। 17वां क्वेश्चन है एक बालक जो किसी एक विशेषता या लक्षण जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च है और निम्न है, यानी किसी एक में या तो उच्च है या वो या निम्न हो सकता है, बाद के वर्षों में इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता और वातावरण के परिपक्वता। तो 17वां क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो कहता है बालक जो किसी एक विशेषता लक्षण जैसे दुश्चिंता का शिकार है या सामाजिकता में लक्षण है उसका में शिकार है, तो या तो वो उच्च है उसमें या निम्न है, तो ये आनुवंशिकता का उसमें फैक्ट रहता है लगभग। तो ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? चिंतन, थिंकिंग, तो
कौन सा गलत है, पहले ऑप्शन देखते हैं इसके। चिंतन में प्रतिमाएं हैं और भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार की सूचना परक्रमण है, यानी प्रक्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है, सेट है। चिंतन और भाषा असंबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन चिंतन के विषय में सही है। तो चिंतन हम कब करते हैं, जब हमारे पास एक बिल्कुल कोई लैंग्वेज हो, कोई भाषा हो, उसी में सोचते हैं। तो ये चिंतन और भाषा असंबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी चिंतन का संबंध भाषा से बिल्कुल नहीं है, वो नेचुरल होती है। बच्चा भी सोचता है, बूढ़ा भी सोचता है, अनपढ़ भी सोचता है, सब कुछ सोचते हैं। चिंतन की प्रक्रिया है वो एक अलग प्रकार से प्रोसेस है। इसका संज्ञान से, ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। चिंतन और भाषा है वो असंबंधित है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है। आधा का प्रतिलोम क्या होता है, न्यूनतम छोटी छोटी अभाज्य संख्या क्या है। देखो, चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है। आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे। योग, व्यकलन यानी घटाव का विलोम होता है। कहने का क्या तात्पर्य होता है। प्रश्न देखो फिर से समझ लिए, काफ़ी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को यानी देखो, सोचते तुम सभी के बारे में है, लेकिन ये 4 हमें स्टेटमेंट दिए, इनमें से सबसे ज़्यादा चिंतन की जो शैली है वो किस में प्रोत्साहित हमें करेगी। तो 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे तो देखो, आधा का विलोम सोचेंगे सभी में, लेकिन सभी का जो सबसे इसमें बेस्ट वो रहेगा, गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित वो करेगा, वो डी ऑप्शन रहेगा। यानी योग जोड़ और घटाव का विलोम होता है, यानी जोड़ घटाव का विलोम होता है, घटा का विलोम होता है। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में सोचेंगे तो क्या क्या बातें हमारे दिमाग में आएगी। तो ये मतलब गहन चिंतन की ओर इशारा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है। ऊर्जित, निर्दिष्ट, पृथक, सतत यानी लगातार। व्यवहारिक विशेषता या गुण, तो इसका जो पृथक है वो इसमें नहीं आएगा, इससे संबंधित ये नहीं है। अलग करना, पृथक करना, बाकी ऑप्शन इसके सारे ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है विद्यालय आधारित अधिगम है, मूल्यांकन है। दूसरा है इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। तीसरा है इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती हैं। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है हमें। तो 21वें क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो 4 दे रखी है हमें। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता। तो व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में निदानात्मक जो मूल्यांकन है वो उसको शामिल हम नहीं करते। देखो, निदान उपचार के बाद आता है, सबसे अंतिम स्टेज होती है निदानात्मक, यानी वहाँ पे मैं समाधान उसका निकाल देना, निदान कर देना, उसकी सभी समस्याओं का समाधान उसको कर देना, तो वो इसमें शामिल नहीं होता, निदान उसमें वहाँ नहीं हो पाता। 22वां है, गेने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमित उच्चतम स्तर क्या है। समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो इसके ऑप्शन 4 हैं। पहला है दुश्चिंता, दूसरा है उपलब्धि की आवश्यकता, तीसरा है आकांक्षा स्तर, और चौथा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा प्रशंसा। प्रशंसा है दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, यानी कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, ये सारी आंतरिक अभिप्रेरणा है, मोटिव मिलता है इससे, मोटिवेशन है, प्रेरित करता है हमें। लेकिन जो प्रशंसा है वो बाह्य एक प्रकार से, वो बाहरी एक प्रकार से प्रेरणा हो जाती है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, प्रशंसा इसका उत्तर हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण या पद वांछनीय नहीं है। व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आंकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना।
तो सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, तो ये अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नता पूछिए ना यहाँ पे, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो वांछनीय इसमें नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, ये व्यक्तिगत जो भिन्नताओं के लिए उसको अगर पूरा करना है तो उसका एक चरण ये हम इसको शामिल नहीं करेंगे, नेगेटिव है ये बात। आर्थिक स्तर से इसका कोई संबंध नहीं होता। विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विकास के पक्ष में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता से होते हैं, आंशिकता से होते हैं, यादृच्छिकता से होता है, समग्रता और संकल्प्यता से, यानी संपूर्णता जिसको बोलते हैं संकल्पता, संपूर्ण जो है, परिपूर्ण, समग्र जिसको कह सकते हैं, तो इनसे संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है समग्रता और संकल्पता, यानी संपूर्णता से। क्वेश्चन नंबर 25 से 26वां क्वेश्चन देखते हैं। बालक की विवेचना यानी तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उनमें से पूछता है कि कौन सी अवस्था के अंदर आता है। यानी बालक की विवेचना तार्किक नहीं है, यानी तर्क वहाँ पे बच्चा नहीं कर पाता, अंतर्ज्ञान पर आधारित होती है, यह उसका आंतरिक ज्ञान है, न कि व्यवस्थित तर्क पर, यानी वो इस स्टेज पे अभी नहीं पहुँचा है। तो संवेदी पेशी अवस्था, ये संवेदी गामक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त, औपचारिक, ये इसकी सीरीज वाइज है वो स्टेज दे रखी है। तो ये किस अवस्था की बात कर रहा है यहाँ पे? तो ये मूर्त संक्रियात्मक काल है इसका, यानी वहाँ पे वो तर्क करना अब तक नहीं सीखा है, उसने किसी प्रकार की तर्क की जो स्थिति है वो तार्किक स्थिति उसकी नहीं है। यानी लगभग ये 2 से 7 साल की या 3 से 7 साल की जो एज है, लगभग ये 4-5 साल की अवस्था है, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व क्रियात्मक काल, ये उसकी स्टेज है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? तो वंचित बालक की कौन सी विशेषता इसमें नहीं है? जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को की अपर्याप्तता को झेलना, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित करना। तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। तो ये बालक की विशेषता, वंचित बालकों की विशेषता नहीं है, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। 28वां क्वेश्चन है, बहुबुद्धि यानी मन के ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक है। शायद इसने अगर आपको याद हो तो इसी पेपर में इसका क्वेश्चन पीछे हमने याद किया था, ये आया हुआ था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? हावर्ड गार्डनर का है। तो बाकी ऑप्शन हम देखने की शायद जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अधिगमकर्ता के तत्व और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संकलित योगात्मक आंकलन औपचारिक आंकलन कहलाता है, यानी संकलित यानी योगात्मक संकलन करना, वो औपचारिक आंकलन कहलाता है। आगे है संकलित आंकलन अनौपचारिक आंकलन कहलाता है। संकलित आंकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है। संकलित आंकलन विद्यार्थी की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। यानी अधिगमकर्ता के तत्व और व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला ही जो इसका उत्तर था, यानी अधिगमकर्ता के तत्व और व्यापक मूल्यांकन की जो बात है वो संकलित योगात्मक आंकलन औपचारिक आंकलन कहलाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 30वां, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती आधारित नहीं है? नहीं, नेगेटिव है इसमें। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, समस्या आधारित अन्वेषण यानी खोज, निर्देशित अन्वेषण और प्रदर्शन। अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है? तो प्रदर्शन है, बच्चा क्या करता है क्योंकि करके सीखने का जो सिद्धांत है वो इसमें ज़्यादा आसान रहता है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। प्रदर्शन मतलब एक प्रकार से दिखा देना सब कुछ, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस में करके सीखने का सिद्धांत होता है। तो प्रदर्शन का मतलब दिखाना एक प्रकार से, और एक करके सीखना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है ना। तो प्रदर्शन इसमें नेगेटिव चीज़ है। तो ये इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित ये नहीं है प्रदर्शन।
समस्या आधारित होता है, अन्वेषण खोज की भी सिखाई जाती है, निर्देश भी दिए जाते हैं, फिर अन्वेषण उसमें खोज की भावना, बच्चे नए नए चिंतन, रचनात्मकता, सृजनात्मकता वो चलती रहती हैं। तो प्रदर्शन से काम इसमें नहीं चलता। तो डी ऑप्शन इसका उत्तर है वो आपका हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे 30 साइकोलॉजी के। आई थिंक 2019 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है लेवल 1 का, उसके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल उपयोगी रहा होगा। जिन्होंने 1 से 5 क्लास के टीचर के लिए अप्लाई किया हुआ है, या मैं कहूँ कि सभी क्लासों के लिए क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस तरह के हम इसमें और बदलाव कर सकते हैं। तो आपका सुझाव इंतज़ार रहेगा हमें। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।